नमस्कार मित्रों, मैं राजीव रंजन प्रसाद। प्राचीन भारतीय इतिहास को पहले अंग्रेजों और बाद में वामपंथियों ने इस तरह गढ़ा है कि इसके अनेक गर्व मिथकों में वर्गीकृत कर दिए गए, गहरे अंधकार में जानबूझकर धकेल दिए गए एक ऐसे ही मूल्यवान इतिहास पुरुष सम्राट वीर विक्रम, जिन्होंने विक्रमादित्य नाम से ख्याति अर्जित की, जिन्होंने शक आक्रांताओं से पुण्य भूमि भारत को अवमुक्त करवाया, जिस कारण उनका एक पर्यायवाची शकारी विक्रमादित्य भी है। उन्हें आज कितने लोग जानते हैं? विक्रमी संवत का आरंभ 57 वर्ष ईसा पूर्व हुआ था, अर्थात आज के अंग्रेजी कैलेंडर वर्ष में 57 वर्ष जोड़ने पर विक्रम संवत के आरंभ का वर्ष आकलित हो जाता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में इसी विक्रम संवत के प्रवर्तक सम्राट विक्रमादित्य आज की तारीख में विलुप्त और अज्ञात की श्रेणी में आते हैं। है ना आश्चर्य की बात? मुगल बादशाह अकबर के नवरत्न विख्यात हैं, लेकिन वह शासक जो इस परंपरा का उद्भव करता था क्यों अज्ञात है? क्या आप जानते हैं सम्राट विक्रमादित्य की राजसभा महाविद्वान नवरत्नों धन्वंतरी, क्षपणक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर पर, कालिदास, वाराह मिहिर और वर रुचि से सुशोभित थी। इन सभी रत्नों के कार्यों और रचनावलियों से आज का समय भी लाभान्वित हो रहा है, लेकिन इन्हें प्राश्रय और प्रोत्साहन देने वाले शासक का सत्य और मिथक की बहस में लाल सलाम क्यों और कैसे हो गया, कभी आपने विचार किया है? कौन थे सम्राट विक्रमादित्य? यह बड़ा विषय है। इस पर सविस्तार विमर्श एक पृथक कार्यक्रम में प्रस्तुत करूंगा। यह माना जाता है कि विक्रमादित्य नाम को उपाधि के तौर पर लगभग 14 राजाओं ने धारण किया था। चर्चित और सफल शासकों के नामों को उपाधि की तरह धारण करने की परिपाटी रही है। अतः आज हम जानते हैं कि भारतीय इतिहास में वे कौन कौन से शासक थे जिन्हें ख्याति विक्रमादित्य के नाम से प्राप्त हुई और उनकी उपलब्धियां क्या रही हैं। द्वितीय विक्रमादित्य के रूप में गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय को ख्याति प्राप्त हुई है, जिन्होंने वर्ष 375 से 414 ईस्वी तक शासन किया और अपनी दूरदर्शिता, कार्यकुशलता और विद्वत्ता से अपने समय को भारत के स्वर्णिम युग में सम्मिलित करवाने के सूत्रधार बने। महान शासक समुद्रगुप्त के योग्य पुत्र थे विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने आक्रामक विस्तार नीति एवं लाभदायक परिग्रहण नीति का अनुसरण कर साम्राज्य विस्तार में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। उन्होंने भी नवरत्नों की परिपाटी को आगे बढ़ाया था। उनके शासनकाल में कला, साहित्य, स्थापत्य का अभूतपूर्व विकास हुआ। यही नहीं, शकों का निर्णायक रूप से पतन करने में वे सक्षम हुए ही। हूणों को पराजित करने में उनकी सफलता के कारण हूणारी विक्रमादित्य के रूप में वे ख्यात हुए। विक्रमादित्य चंद्रगुप्त ने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया। उनके समय में ही चीनी बौद्ध यात्री फाहियान 400 से 411 ईस्वी भारत आया था। उसने तत्कालीन भारत के विषय में जो लिखा है वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन व्यवस्था को स्पष्टतः सामने रखता है। फाहियान के अनुसार लोग राजा की भूमि को जोतते हैं और उसे लगान के रूप में उपज का कुछ अंश देते हैं। राजा न प्राण दंड देता है न ही शारीरिक दंड। अपराध की गुरुता या लघुता को दृष्टि में रखते हुए अपराधी को अर्थ दंड दिया जाता है। राज्याधिकारियों को नियत वेतन मिलता है, न तो कोई जीव हिंसा करता है न मदिरा पान करता है। अब इन विवरणों से तो विक्रमादित्य प्रथम और द्वितीय के एक ही व्यक्ति होने का भ्रम हो सकता है। अतः दोनों के मध्य के प्रमुख अंतर को भी रेखांकित करते हैं। प्रथम विक्रमादित्य ईसा पूर्व के शासक थे, शिव भक्त थे और गणतंत्रात्मक शासन के प्रतिनिधि माने गए हैं।
जबकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चौथी सदी के सम्राट थे, वे वैष्णव मतावलंबी थे। उनके लिए अनेक शिलालेखों में परम भागवत लिखा गया है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में सम्राट हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी के शासन ने राजनैतिक स्थिरता प्रदान की। राजकवि वाणभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित में चतुः समुद्राधिपति एवं सर्व चक्रवर्ती नाम धीरयेह आदि उपाधियों से अलंकृत किया है। साथ ही वे विक्रमादित्य भी कहलाए। हर्षवर्धन ने धर्मों के विषय में उदार नीति प्रतिपादित की, विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री ह्वेनसांग उनके समय में ही भारत में थे, जिन्हें हर्षवर्धन ने विशाल धर्म सभा आयोजित कर सम्मानित भी किया था। हर्ष की छवि ह्वेनसांग के विवरण से एक प्रजापालक राजा की उभरती है। सम्राट हर्ष साहित्य और कला के न केवल पोषक थे, अपितु वे स्वयं वीणा भी बजाया करते थे। वे विद्वान थे तथा उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटक लिखे, जो आज संस्कृत साहित्य की अमूल्य निधियां हैं। अगले विक्रमादित्य के रूप में परमार वंशीय राजा भोज 999 से 1055 ईस्वी उल्लेखनीय हैं, जो वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिमी हिस्से में अवस्थित मालवा क्षेत्र के शासक थे, जिनकी राजधानी धारा नगरी वर्तमान धार हुआ करती थी। राजा भोज स्वयं विद्वान थे तथा उन्होंने धर्म, खगोल विद्या, कला, कोश रचना, भवन निर्माण, काव्य, औषधि शास्त्र आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तकें लिखी, जिनमें प्रमुख हैं वाग्देवी स्तोत्र, अवनिकूर्त शतम, चंपू रामायण, सुभाषित प्रबंध, श्रृंगार मंजरी कथा, श्रृंगार प्रकाश, नाम मालिका, तत्व प्रकाश, शालिहोत्र, प्रश्न चूड़ामणि, राजमृगांक, राजमार्तंड योग सूत्र वृत्ति, सम्रांगण सूत्रधार, युक्त कल्पतरु आदि। राजा भोज ने सरस्वती कंठाभरण नाम से काव्य शास्त्र लिखा। इसी नाम से व्याकरण ग्रंथ की रचना की। इतना ही नहीं, अध्ययन अध्यापन के लिए राज्य में कई सरस्वती कंठाभरण शालाएं भी बनवाई। राजा भोज की राजधानी धार में एक ऐसी ही शाला अथवा शिक्षा संस्थान है जिसे भोजशाला के नाम से जाना जाता है, जहां बहुत अधिक संख्या में शिलांकित साहित्य देखा जा सकता है, जिसे आप शिलांकित पुस्तकालय की संज्ञा भी दे सकते हैं। लेकिन यहां की कहानी अधिक दुखद हो जाती है। बख्तियार खिलजी ने जिस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था, आप उसके इस कुकृत्य की तुलना धार भोजशाला से भी कर सकते हैं, जिसे वर्ष 1401 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा मालवा में अपनी सल्तनत की स्थापना के पश्चात नष्ट प्राय कर दिया गया। इस कड़ी में मध्यकालीन इतिहास से एक महत्वपूर्ण नाम सामने आता है राजा हेमचंद्र का, जिन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पराक्रमी शासक जिसने 24 युद्ध लड़े तो 22 में विजयश्री का वर्ण किया। एक गरीब पुरोहित के बेटे से आरंभ कर सूरी सल्तनत के मुख्य सेनापति तथा उसके बाद मुगलों को पराजित कर वर्ष 1556 ईस्वी में दिल्ली के शासक बनने तक का उनका लोमहर्षक सफर विक्रमादित्य की उपाधि के लिए सर्वथा योग्य था। अकबर के सेना नायक और संरक्षक बैरम खान ने निर्णायक युद्ध में छल से राजा हेमचंद्र की आंख में तीर मारकर उन्हें घायल कर दिया और इसके बाद ही भारत की तकदीर भी बदल गई। हेमचंद्र विक्रमादित्य का सिर कलम कर दिया गया और मुगल दिल्ली पर मजबूती से काबिज हो गए थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास से विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले अन्य ज्ञात शासकों में मेवाड़ के महाराणा विक्रमादित्य का नाम प्रमुख है, जिन्हें वर्ष 1588 में सिंहासन प्राप्त हुआ था। वे नकारात्मक कारणों से अधिक चर्चित रहे। राणा विक्रमादित्य वही हैं जिन्होंने कृष्ण भक्त मीराबाई को विष का प्याला दिया था, जिनके समय में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने
चित्तौड़ पर हमला किया था और वीरांगना राजमाता कर्णावती सहित सैकड़ों क्षत्राणियों को जौहर कर लेना पड़ा था। इसी तरह कुमाऊं के शासक देवीचंद का उल्लेख मिलता है, जिन्होंने 1720 से 1726 ईस्वी तक शासन किया। कहा जाता है कि उनके आदर्श सम्राट विक्रमादित्य थे तथा वे उनकी तरह का यश ही अर्जित करना चाहते थे, इसलिए स्वयं उपाधि धारण की। राजा देवीचंद्र विक्रमादित्य ने अपनी ऋणग्रस्त प्रजा का सारा कर्ज शासन की ओर से चुका दिया था। ऐसे ही जनप्रिय कार्यों में शासन का खजाना लगभग रिक्त हो गया और राज्य का अस्तित्व ही संकट में आ गया था। इन कारणों से ही कहा जाता है कि राजा का इरादा तो ठीक था, लेकिन अपनी नेक सोच को प्रतिपादित करने का तरीका और योजना कारगर नहीं थी, जिस कारण वे विक्रमादित्य तो न बन सके, इसके इतर उन्हें कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक कहा गया था। सम्राट विक्रमादित्य की ख्याति ऐसी रही है कि वह प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन अथवा आधुनिक, यह नाम शौर्य, गौरव और जन कल्याण का पर्याय और प्रतीक बनकर सर्वदा ससम्मान लिया जाता रहा है। राष्ट्र गौरव सम्राट विक्रमादित्य पर विमर्श आगे भी जारी रहेगा। आज इतना ही, फिर मिलता हूं ऐसे ही किसी ऐतिहासिक संदर्भ के साथ। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें। आप इस प्रस्तुति को लाइक या शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।